एपिसोड 921। बुजुर्ग भानु की धमकी सुनकर फयान ने गहरी सांस लेकर थोड़ी नाराजगी के साथ कहा, बुजुर्ग भानु, ध्रुव ने गुप्त रूप से हवा बिजली डल के ट्री लाइटिंग मूव टेक्निक को चुराया है और यहाँ तक उसमें महारत तक हासिल कर ली है और हजारी बिजली टेक्निक भी उसके कब्जे में है। अगर तुम्हारे सिर्फ कह देने से इस मामले को दबा दिया जाए तो आगे भविष्य में हमारा हवा बिजली दल कुछ भी करने के लायक नहीं रहेगा। बुजुर्ग भानु ने भी फयान की इस बात को सुना। बुजुर्ग भानु का दिल भी कुएं की तरह एकदम साफ था, लेकिन वो फिर भी ध्रुव को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचने नहीं दे सकते थे, और ऐसा इसलिए क्योंकि ध्रुव आचार्य विदुर का शिष्य था। वही फयान के बोले गए शब्द पूरे आसमान को फाड़ते हुए हर जगह गूंजने लगी, जिस पर ध्रुव ने फयान की बात को सुनकर जवाब दिया, तुम्हारे बोले गए हर एक शब्द झूठे हैं बुजुर्ग फयान। ट्री लाइटिंग मोमेंट टेक्निक महज मुझे मध्य इलाके में मिली थी, जो मुझे किस्मत से नीलामी में मिली थी। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैंने इसे गुप्त रूप से सीखा है? तो अगर आपका कहने का मतलब बस सिर्फ यही है, तो इसका मतलब तो सिर्फ एक ही हुआ कि इस तकनीक को सीखने वाला हर एक शख्स अपनी मौत की तलाश करता है। और अगर बात रही ट्री हजारी लाइटिंग टेक्निक, तो उसे तुम्हारे दल के बड़े बुजुर्ग ने पहले ही ले लिया है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मुझे लगता है कि आपको इस बार की एक बार अच्छे से जांच करवानी चाहिए। ध्रुव ने यह सब गंभीर स्वर में कहा था। वहीं ध्रुव की इन बातों को सुनकर निहालिस ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन निहालिस मन ही मन गुस्से में ध्रुव की ओर देखे जा रहा था। लेकिन फिर भी उसने अचानक ध्रुव पर हमला नहीं किया, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया होता तो मुमकिन था कि उसके बगल में जो भानु है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता, और निहालिस भानु से बहुत ज्यादा डरता है। वहीं फयान और ध्रुव को अपने बात पर आड़े देखकर इस समय अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान था तो वो थे बुजुर्ग भानु। बुजुर्ग भानु अगर चाहते तो ध्रुव की रक्षा बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, लेकिन फिर हवा बिजली दल और उनके दलों के बीच एक युद्ध शुरू हो जाता। लेकिन इससे नुकसान तो दोनों दल का ही होता, और दोनों को ही काफी ज्यादा भारी नुकसान उठाने पड़ सकते थे, और इसका फायदा कोई दूसरा दल भी उठा सकता था। और इधर फयान भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने एक लंबी सी गहरी सांस ली और अपनी कुर्सियों पर अपनी उंगलियां ठपठपाने लगा। और फिर फयान ने कहा, यह मामला हवा बिजली दल और ध्रुव के बीच शुरू हुआ था। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम इस मामले को ध्रुव और निहालिस के बीच छोड़ देते हैं। ये दोनों आपस में एक युद्ध करेंगे, उनमें से चाहे जो भी जीते या हारे, लेकिन हमारे यह मामला यहीं पर खत्म हो जाएगा, और इस मामले में हम दोनों भी कोई दखलंदाजी नहीं देंगे। तो क्या कहते हैं बुजुर्ग भानु? ये सुनते ही बुजुर्ग भानु ने पहले तो नीचे निहालिस की ओर देखा और फिर जोर जोर से हंसने लगे। और फिर बुजुर्ग भानु ने कहा, ध्रुव और निहालिस के बीच में शक्तियां और काबिलियत में बहुत बड़ा अंतर है, और ताकतवर कमजोरों को हराए यह तो अच्छी बात नहीं है ना। वही फयान के चेहरे पर उदासी छा गई जब उसने देखा कि बुजुर्ग भानु ने उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, और उसने थोड़े नाराजगी और शक्तिपन के साथ बुजुर्ग भानु को कहा, तो फिर ऐसे में तुम करना क्या चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि हमारा हवा बिजली दल ध्रुव को छोड़ दे और कुछ न करे और उसे यहाँ से जाने दे? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। उन दोनों की झड़प को और बढ़ते देख कृपान ने बीच में आकर उन दोनों से कहा, चलो सब अच्छे से बात करते हैं ना, हम ऐसा क्यों नहीं करते? निहालिस और ध्रुव का मुकाबला करवाना अच्छी बात नहीं होगी। उन दोनों की ताकत का फासला बहुत ज्यादा है। हम ऐसा करने के लिए हम ध्रुव से मुकाबले के लिए किसी जवान पीढ़ी में से भी तो किसी को चुन सकते हैं ना। जब बुजुर्ग भानु ने कृपान की इस बात को सुना तो उन्होंने कृपान से कहा, बुजुर्ग कृपान, क्या आपके कहने का मतलब यह है कि
हम ध्रुव और मल्लिका के बीच एक युद्ध करवाए। ये कहते हुए बुजुर्ग भानु ने अपने वॉइस सिकोड़ ली और उनकी नजर स्टेडियम में मल्लिका पर जाकर पड़ी, जिस पर कृपान ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए मल्लिका को और देखा और कहा, यह बच्ची भी कोई साधारण योद्धा नहीं है। मुझे लगता है कि फयान को कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। कृपान की बात सुनकर फयान ने भौं चढ़ा ली और फिर तुरंत हाँ कहने से पहले उसने एक पल के लिए सोचा और उसकी नजरें भानु पर जाकर पड़ी और उसने गहरी आवाज में कहा, क्योंकि बुजुर्ग भानु को ध्रुव से लड़ाने के लिए निहालिस काफी ज्यादा ताकतवर लगता है, तो क्यों ना हम मल्लिका को ध्रुव से लड़वाए और उन दोनों के बीच एक मुकाबला करवाए। अगर ध्रुव इसमें हार जाता है तो उसे भविष्य में कभी भी हवा बिजली दल की ट्री लाइटिंग तकनीक का इस्तेमाल न करने का वादा करना होगा, और अगर ध्रुव जीत जाता है तो हमारा हवा बिजली दल की शिकायतें दूर हो जाएंगी और हम इस मामले को यहीं पर खत्म कर देंगे। इसमें आप क्या कहते हैं बुजुर्ग भानु? हाँ बेशक, इस मुकाबले में किसी बाहरी शक्तियों का इस्तेमाल करना मना है। जब ध्रुव कुछ बोलने ही वाला था तो उससे पहले ही फयान ने उसे देखते हुए ये सब कहा, क्योंकि फयान को ये बात बहुत अच्छे से मालूम थी कि ध्रुव के पास एक बहुत ही ताकतवर आत्मा थी। ये सुनकर बुजुर्ग भानु एक पल के लिए झिसके, फिर उन्हें कुछ याद आया कि मल्लिका भी कोई साधारण योद्धा नहीं है। यह संभव है कि मौजूदा पीढ़ी के लोगों के बीच नीतिशा भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। हालांकि यह मामला काफी ज्यादा गंभीर हो चुका था और हवा बिजली दल के साथ ध्रुव को मुकाबला करना ही पड़ता, और हवा बिजली दल के साथ इस मामले को सुलझाने के लिए किसी न किसी के साथ तो मुकाबला करना ही पड़ता, और अगर ध्रुव इसमें कामयाब हो जाता तो मुमकिन था कि यह मामला यहीं पर खत्म हो जाता। लेकिन इसके बाद भी बुजुर्ग भानु झिझक रहे थे। जिसके बाद स्टेडियम में से मल्लिका भी उड़ते हुए स्टेज पर आ गई, और स्टेज पर आते ही उसकी आंखों ने ध्रुव को घूरना शुरू कर दिया, और मल्लिका को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कितनी ज्यादा घमंडी है। फिर जिसके बाद कृपान ने ध्रुव और मल्लिका से पूछा, हवा बिजली दल की मल्लिका और ध्रुव, क्या तुम दोनों एक दूसरे की इस चुनौती को स्वीकार करते हो? ध्रुव हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसके नजरें मल्लिका के सुंदर और सुडौल शरीर पर जाकर टिक गई, और उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बुजुर्ग भानु जिस परिस्थितियों का सामना कर रहे थे इसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं था। इसके अलावा ध्रुव को चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो आचार्य विदुर का शिष्य था, और वो अपने आचार्य के लिए उनके सबसे पुराने दोस्त को अपमानित नहीं होने दे सकता था। और जिसके बाद ध्रुव ने कहा, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं, मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। ध्रुव की इन बातों को सुनकर मल्लिका अहंकार में हंसने लगी, और मल्लिका के आंखों में एक जानलेवा चमक दिखने लगी। उसके आंखों में हरे चांदी रंग की चमक दिखने लगी, जिसके बाद उसके शरीर से बहुत ही ज्यादा शक्तियां बाहर निकलने लगी, जिसकी तेज गड़गड़ाहट से ही लोगों का दिल कांप उठता था, और उसकी शक्तियों से एक बहुत बड़ा तूफान बनने लगा, जिसकी ऊंचाई लगभग 100 फीट बड़ी थी। स्टेडियम में हर कोई इसे फैलता हुआ देखकर हैरान रह गया, और वो इस नज़ारे को देखकर अपनी जगह पर ही जम गए। मल्लिका ने अभी जो ये कारनामा किया था, उसने अपनी शक्तियों पर भरोसा कर अपनी शक्तियों का इतना बड़ा लहर बनाया था, और उसके शक्तियों से बहुत ही ज्यादा डरावनी और एक जंगली शक्तिशाली तूफान निकलने लगी। और देखते ही देखते वो शक्तियों से बना तूफान और भी ज्यादा भयंकर रूप लेने लगा,
जिसकी वजह से पूरा स्टेडियम कांपने लगा और वो तकरीबन भूकंप जैसा हिलने लगा। लेकिन फिर भी ध्रुव का शरीर एक ही जगह पर टिका रहा और वो बिल्कुल भी नहीं हिला। चाहे जितना भी तूफान क्यों ना आ जाए, उसका शरीर पूरी तरह से एक ही जगह पर टिका हुआ था और वो शक्तियों से बने तूफान के अंदर किसी को देख रहा था, जिसे ध्रुव अपने आध्यात्मिक शक्तियों से देख रहा था। तो आखिर क्या होगा ध्रुव के साथ? क्या ध्रुव मल्लिका का सामना कर पाएगा या हरा देगी मल्लिका ध्रुव को? क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ सुपर योद्धा। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई है